हेलो एवरीवन, वेलकम ऑन बायोलॉजी प्लीज। एंड गाइस, इस लेक्चर में हम आपसे बात करेंगे इम्यूनोलॉजी के सेट पी, जिसमें हम 20 क्वेश्चंस के बारे में डिस्कस करेंगे। और दीज वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आपने सभी पेपर अगर देखे होंगे, टीजीटी, पीजीटी और जीआईसी, तो एक ऑलमोस्ट या फिर दो क्वेश्चन जो है इस सेक्शन से रहते हैं, जिसमें आपके हमने बताया ऑटो इम्यून डिजीज़, एंटीबॉडीज़ और जो आपकी इम्यूनोग्लोबिन्स हैं उनका जो 5 टाइप की होती है उनके बारे में पूछा जाता है। कौन सी बड़ी होती है, कौन सबसे पहले बनती है, और कुछ पार्टिकुलर जो पॉइंट्स होते हैं, एक्टिविटीज़ होती हैं, उन पे कौन सी एंटीबॉडी बनती है या इम्यूनोग्लोबुलिन बनती है। इसके बाद होता है हाइपर सेंसिटिविटी, जो रिएक्शंस होती हैं वो 5 टाइप की होती हैं, उनके बारे में क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। बट फिर भी सबसे इंपॉर्टेंट जो पार्ट है वो डिजीज़ का पार्ट होता है कि ऑटो इम्यून डिजीज़ को पहचानना और उनसे अफेक्टेड ऑर्गन्स का एक रिलेशनशिप के बारे में क्वेश्चन आते हैं। तो गाइस, अब हम पहला क्वेश्चन डिस्कस करेंगे कि इनका जो ट्रीटमेंट होता है उसके बारे में है। देखते हैं पहला क्वेश्चन कि इम्यून सप्रेसिव ड्रग्स इंक्लूड, मतलब जैसे सपोज कर लीजिए कि हमारी बॉडी में कोई हमने ट्रांसप्लांट कराया या हमारी बॉडी में किसी इंसेक्ट ने बाइट किया, तो उसने अपनी टॉक्सिन हमारी बॉडी के अंदर इंसर्ट कर दी। अब उस टॉक्सिन को आउट करने के लिए या उसे न्यूट्रलाइज करने के लिए हमारी बॉडी का जो इम्यून सिस्टम है एंटीबॉडी बनाता है। इसी तरीके से जब हम ट्रांसप्लांटेशन थेरेपी को यूज करते हैं, कोई अपनी बॉडी आर्गन चेंज होता है, तो उस टाइम हमारा जो इम्यून सिस्टम होता है उस आर्गन को एक्सेप्ट नहीं करता है। तो उस आर्गन जो हमारा इम्यून सिस्टम है, जो मेनली थाइमस ग्लैंड के थ्रू कंट्रोल होता है, वो उसे रिप्रेस करने के लिए, उसे सप्रेस करने के लिए, उसे ये दबाने के लिए कि जो आर्गन हमने ट्रांसप्लांट करके एंट्री कराई है अपने बॉडी में, वो आराम से एडजस्ट हो जाए। तो उस कंडीशन में हम कुछ इम्यूनो सप्रेसिव ड्रग्स का यूज़ करते हैं। तो आपको ये बताना है कि क्वेश्चन में कहा रहा है कि इम्यून सप्रेसिव ड्रग इंक्लूड, तो आपकी ये जो ड्रग्स हैं गाइस, कार्टिकोस्टेरॉइड्स, एजाथायोप्रिन और साइक्लोफॉस्फामाइड, ये आपकी सभी जो हैं वो एंटी सप्रेसिव ड्रग्स हैं। समझ रहे बात आप कि आपके ये जो आपकी बॉडी किसी बाहरी चीज़ को लेने से एक्सेप्ट करती, मना करती है, मतलब रिजेक्ट करती है और उसके खिलाफ एक्शन करती है, तब तो हमें ठीक लगता है कि वो एंटीबॉडी बनाए या उसे न्यूट्रलाइज कर दे। बट इन केस ऑफ ट्रांसप्लांटेशन, जब हम कोई किडनी चेंज कराते हैं या हमारा कोई पार्ट दूसरा चेंज होता है, तब हमारा इम्यून सिस्टम उस पार्ट को एंटीजन कंसीडर करता है और उसे लेने से मना करता है। उस कंडीशन में हम ये चाहते हैं कि हमारी बॉडी में आर्गन एडजस्ट हो जाए, तो हम इम्यूनो सप्रेसिव, सप्रेसिव का मतलब होता है दबाना, तो हमारा इम्यून जो होता है ना, उसे हम दबाना चाहते हैं कि भाई तुम विरोध ना करो इसका, इसे आसानी से हमारी बॉडी में एडजस्ट होने दो। तो उस टाइम हम यूज़ करते हैं इम्यूनो सप्रेसिव ड्रग्स का। तो आपके जो नाम है कार्टिकोस्टेरॉइड्स, एजाथायोप्राइन और साइक्लोफॉस्फामाइड, ये आपके इम्यूनो सप्रेसिव मेडिसिन या ड्रग्स होती हैं। क्वेश्चन नंबर हम सेकेंड में बात करेंगे, ए मोर सेलेक्टिव अप्रोच फॉर द सप्रेशन ऑफ इम्यून रेस्पॉन्सेस यूज्ड। ठीक है, देखिए पहले हमने क्या बात करा, कुछ मेडिसिन का नाम बताया। सेम क्वेश्चन, सेम वही क्वेश्चन यहाँ पे पूछा गया दूसरी तरीके से कि ये मोर सेलेक्टिव, बहुत ही ज़्यादा मतलब पिक्यूलियर अप्रोच फॉर सप्रेशन ऑफ द इम्यून रेस्पॉन्सेस यूज्ड इन। जैसे आपने देखा होगा, आपकी एनसीईआरटी आपने पढ़ी होगी 12th की, तो सब एक ही ड्रग का नाम लिखा हुआ है साइक्लोस्पोरिन, तो आपको पता होना चाहिए कैसी ड्रग है ये, इम्यून सप्रेसिव ड्रग्स है। दूसरा, अब हम आपको अपना लेवल बता रहे हैं कि आपको एमएससी के पास बाद वाला एग्जाम करना है, जीआईसी का आपका लेक्चरशिप या पीजीटी का लेक्चरशिप हो गया या फिर टीजीटी का, तो इसमें भी थोड़ा सा क्वेश्चन ज़्यादा रहते हैं। जैसे एनसीईआरटी में ओनली साइक्लोस्पोरिन के बारे में बात किया गया है, बट अब आप हमको बताते हैं थोड़ा सा और 2-4 इसी टाइप की ड्रग्स। तो FK 506 भी आपका इसी तरीका है, एक इम्यून रिस्पॉन्स को सप्रेस करने वाला मेडिसिन होता है। उसके अलावा एक हमारा ट्रीटमेंट है जिसे बोलते हैं थाइमेक्टोमी। देखो इसमें सिंपल सी बात क्या है कि जो हमारी ग्लैंड होती है, हमारी इंडोक्राइन ग्लैंड होती है, जिसे मतलब थाइमस बोलते हैं, इससे जो हार्मोन्स निकालते हैं, आपने सुना होगा थाइमोसिन। थाइमोसिन हमारे पूरे इम्यून सिस्टम को रेगुलेट करता है। तो अगर हम उस ग्लैंड को ही हटा दें, उस केस में कि हम अपने बॉडी में कोई आर्गन हमने ट्रांसप्लांट कराया और हमारा बॉडी उसे एक्सेप्ट नहीं कर रहा और जो अंदर से रिस्पॉन्स कर रहे हैं कि इस आर्गन को नहीं रखेंगे या उसके एंट्री को वो रिजेक्ट करना चाह रहे हैं, तो हम क्या करते हैं कि अपनी थाइमस ग्लैंड को हम काट के हटवा देते हैं। उससे क्या होता है, थाइमोसिन का सिक्रीशन वहाँ से होगा ही नहीं, तो हमारी बॉडी में जो बाहरी आर्गन हमने ट्रांसप्लांट कराया है वो आसानी से एडजस्टेबल हो जाएगा। ठीक है, तो देर आर सो मेनी अप्रोचेज, उसमें से आपका साइक्लोस्पोरिन भी काम करता है, FK 506 भी काम करता है, और नहीं तो हम थाइमेक्टोमी भी करा सकते हैं। तो इस तरीके से जो अप्रोचेस हैं फॉर द सप्रेशन ऑफ इम्यून रिस्पॉन्सेज, तो ये तीनों होंगे, ABC। करेक्ट आंसर आपका क्या होगा गाइस, D। इसके बाद क्वेश्चन नंबर थर्ड में हम बात करते हैं, वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, देखिए इसी के बारे में बात है, फिर से वही क्वेश्चन है आपके, व्हाट इज़ प्लाज्मा फेरेसिस। देखिए प्लाज्मा फेरेसिस क्या है, ये भी आपका अलग से हमने क्वेश्चन बनाया क्योंकि इंपॉर्टेंट, सेम वही काम जो अभी तक हमने दोनों क्वेश्चन में पूछा है, ये भी एक वही टेक्निक है जो आपके इम्यून जो डिजीज़ होती हैं उन्हें ट्रीट करने में काम आता है। इसका मतलब क्या, इम्यून डिजीज़ में वही होता है कि हमारी बॉडी
जो हमारी बॉडी के अंदर की पुलिस सिस्टम है, जो पुलिस सिस्टम मतलब डिफेंसिव सिस्टम है, वो बाहरी वाली चीज़ों को अटैक करने के लिए है कि बाहर से कोई इंसेक्ट बाइट कर रहा है हमारी बॉडी में, हमारे फूड मटेरियल के साथ कोई बैड पार्टिकल हमारी बॉडी में चला गया, तो उसे एक्सपेल करने के लिए तो करते हैं, तब तो सही होता। बट इन केस जब हमारी बॉडी में कभी ऐसा होता है अनफॉर्चुनेट कि वो हमारे इंटरनल आर्गन्स को ही बाहरी समझने लगते हैं और उन्हें फिर बाहरी समझ के मारना स्टार्ट कर देते हैं, डैमेज करना स्टार्ट कर देते हैं, उस केस में क्या होता है, हमें ऑटो इम्यून डिजीज़ हो जाती है। जैसे हमने आपको लेक्चर फर्स्ट में बहुत सारी ऑटो इम्यून डिजीज़ के बारे में बताया था। अब अगर ऑटो इम्यून डिजीज हो रही है तब उन्हें हम ट्रीट कैसे करेंगे, तो उसी को इम्प्रूव करने की टेक्निक का नाम है प्लाज्मा फेरेसिस। ठीक है गाइस, तो ध्यान रखना पहला पॉइंट ये कि प्लाज्मा फेरेसिस भी उसी तरीके का एक ट्रीटमेंट है। अब इसमें क्वेश्चन में आपको बताएं 3 का करेक्ट आंसर है बी। क्या है प्लाज्मा फेरेसिस? इट इज़ ए टेक्निक फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ ऑटो इम्यून डिजीज। समझ रहे ना गाइस, ऑटो इम्यून डिजीज को सही करने की, ट्रीट करने की एक टेक्नोलॉजी है। करेक्ट आंसर आपका गाइस क्या हो जाता है? बी। इसके बाद हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 में। क्वेश्चन में बोल रहा है कि इन विच आर द फॉलोइंग वन इज कैपेबल फॉर द ट्रीटमेंट टू ऑफ द ऑटो इम्यून डिजीज। देखिए फिर वही बात बोला है, इसमें जितनी भी अप्रोच है मैंने आपको सब बताई है कौन कौन सी चीज़ें यूज करी जाती हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में फिर से एक बार क्वेश्चन पढ़ देता हूँ गाइज। इन विच ऑफ द फॉलोइंग वन इज कैपेबल फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ द ऑटो इम्यून डिजीज को ट्रीट करने के लिए कौन कौन सी चीज़ें हैं। तो गाइज हमने इसमें पहले ऑप्शन में देखिए कुछ चीज़ें रखी हैं, इनविरेल, रेमिकेड, हुमेरा, ये सब क्या है? ये TNF अल्फ़ा ब्लॉकर्स है गाइज, अल्फ़ा या बीटा, सॉरी बीटा ब्लॉकर्स। यहाँ पे जो बन गया सिंबल ना, ये एक्चुअली बीटा का सिंबल था, बीटा ब्लॉकर। तो ये जितनी भी 3 मेडिसिन हैं, इनविरेल, रेमिकेड, हुमेरा, ये आपके TNF बीटा ब्लॉकर्स होते हैं। कहने का मतलब है दीज आर आल्सो कैपेबल टू ट्रीट द ऑटो इम्यून डिजीजेज। ओके, दूसरा पॉइंट है स्टैटिन्स। ये भी ऐसे केमिकल्स होते हैं जो हमारे कोलेस्ट्रॉल लेवल को बॉडी में कम करते हैं। इससे क्या होता है, कोलेस्ट्रॉल जो होता है वो इन्फ्लामेशन का इंडिकेटर होता है। इसका मतलब कि अगर कोलेस्ट्रॉल लेवल को रिड्यूस कर रहे हैं तो इन्फ्लामेशन नहीं होगा। इन्फ्लामेशन का गाइस ऑटो इम्यून सप्रेशन से क्या मतलब है, देखिए बहुत सारी डिजीज ऐसी होती है कि हमारा कुछ बॉडी में डिस्टर्ब हो गया तो हमारी जो थायराइड ग्लैंड है वो स्वेल्ड हो जाती है। ठीक है, स्वेल्ड होने का मतलब आपका एक टाइप का ग्वाइटर हो गया, या इसका आगे आपको बताया हाशिमोटो डिजीज हो गया। तो कहने का मतलब है अगर हम कोलेस्ट्रॉल का रिड्यूस करने के लिए सक्षम है तो इस तरीके से हम अपनी ऑटो इम्यून डिजीज को भी इंप्रूव कर सकते हैं। तो स्टेरिन जो केमिकल होते हैं, स्टैटिन्स, ये आपके कोलेस्ट्रॉल एंटी कोलेस्ट्रॉल होते हैं, एंटी कोलेस्ट्रॉल एजेंट भी बोलते हैं ना, या फिर हम कह सकते हैं रिड्यूस कोलेस्ट्रॉल। दैट मीन्स कि हम इन्फ्लामेशन को कंट्रोल कर सकते हैं। ठीक है, इन्फ्लामेशन ना होना मतलब अपने आप में एक ऑटो इम्यून होने का सिंबल है। तो इन्फ्लामेशन को रिमूव करके हम ऑटो इम्यून डिजीज को ट्रीट कर सकते हैं। थर्ड पॉइंट है MCV मतलब मोनोक्लोनल एंटीबॉडी। ये क्या करते हैं गाइज, ये करती है जो आपके बी सेल होती है, मतलब बीटा सेल जो आपकी एंटीबॉडी बनाती है उन्हें किल कर देती हैं। कहने का मतलब उस टाइम ये करना अच्छा होता है। मोनोक्लोनल एंटीबॉडी जब बीटा सेल को किल कर देंगे, इसका मतलब क्या हुआ, बी सेल को किल कर देंगी तो ये जो सेल्स होती है ये आपकी एंटीबॉडी बनाती हैं, और एंटीबॉडी ही हमारे उस पर्टिकुलर आर्गन को खाना स्टार्ट कर देती, डैमेज करना स्टार्ट कर देती। तो मोनोक्लोनल एंटीबॉडी हमारी बी सेल को किल कर देती। इसका मतलब क्या हुआ, इनसे प्लाज्मा सेल्स नहीं बनेंगे, और प्लाज्मा सेल नहीं बनेंगे तो उनसे एंटीबॉडी का फॉर्मेशन नहीं होगा, एंटीबॉडी का फॉर्मेशन नहीं होगा। तो जो अंदर डिजीज काज हो रही है, जिसे हम ऑटो इम्यून डिजीज बोलते हैं, वो मोस्टली जो होता है वो हमारे एंटीबॉडी का मतलब एक रॉन्ग परसेप्शन हो जाता है। वो अपनी ही चीज़ों को गलत समझने लगते हैं और हमारी बॉडी के अंदर अपने ही आर्गन को डैमेज करना स्टार्ट कर देते हैं। उस कंडीशन में हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं रहता, तो हम ये चाहते हैं कि जो एंटीबॉडी बन रही है उन्हें किसी तरीके से रोका जाए। तो उस केस में हम मोनोक्लोनल एंटीबॉडी का यूज करके बी सेल को किल कर देते हैं। ठीक है, उससे क्या होता है, एंटीबॉडी का फॉर्मेशन बंद हो जाता है। तो इस तरीके से आपने देखा गाइस जो मेडिसिन है वो आपके TNF बीटा ब्लॉकर्स हैं, वो भी सब यही काम करते हैं। इसके अलावा स्टैटिन जो है गाइज वो आपका रिड्यूस करते हैं कोलेस्ट्रॉल को। कोलेस्ट्रॉल का ज़्यादा होना भी कहीं ना कहीं ऑटो इन्फ्लामेशन जो करता है, एक ऑटो इम्यून डिजीज होता है। और थर्ड वो मोनोक्लोनल एंटीबॉडी, वो भी यही बात बताती हैं कि हम अगर बीटा सेल को किल कर दें तो हम एंटीबॉडी का फॉर्मेशन रोक सकते हैं, और इस प्रकार हम आप ट्रीट कर सकते हैं अपनी ऑटो इम्यून डिजीज को गाइज। तो करेक्ट आंसर क्या हो गया आपका, यहाँ भी आंसर डी इज करेक्ट। सभी अप्रोच है नाउ। इसके बाद हम देखते हैं एक न्यू ड्रग रिटुजेन। रिटुजेन क्या है, इसमें एक बहुत सिंपल सी बात है, हम आपको केवल एक पॉइंट बताएंगे। रिटुजेन एक मेडिसिन है, एक ड्रग है जो आपका वही जो काम करती है अभी तक जो हमारा डिस्कशन चल रहा है कि किसी तरीके से हम अपने इम्यून सिस्टम को दबा दें कि वो जो चीज़ें कर रहा है, ऑटो इम्यून डिजीज कर रहा है, वो रोक दे। तो रिटुजेन इज इम्यूनोसप्रेसिव ड्रग होती है। दूसरा ऑप्शन क्या है, एक अब ये इम्यूनोसप्रेसिव ड्रग के अलावा मोनोक्लोनल एंटीबॉडी भी है, तो ये वाला भी ऑप्शन ठीक हो गया। थर्ड है इट इज़ अप्रूव्ड ड्रग फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ बीटा नॉन हॉटकिन लिम्फोमा। देखिए बीटा सेल नॉन हॉटकिन लिम्फोमा भी क्या है, एक ऑटो इम्यून डिजीज होता है। तो इसे ट्रीट करने के लिए रिटुजेन को एक अप्रूव्ड मेडिसिन या अप्रूव्ड ड्रग माना जाता है। तो ये स्टेटमेंट भी इसके बारे में ठीक है। तो रिटुजेन इज ए
अप्रूव्ड ड्रग फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ बीटा सेल नॉन हॉटकिन लिम्फोमा या बीटा सेल रिटुजैन इज ए मोनोक्लोनल एंटीबॉडी, ये वाला भी बात सही हो जाती है। इसके अलावा रिटुजैन इज ए इम्यूनोसप्रेसिव ड्रग, ये बात भी ठीक है। तो गाइस करेक्ट आंसर आपका क्या होता है? डी। बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है गाइज, आपको किसी ना किसी तरीके से क्वेश्चन आपको जरूर मिलेगा। अगर एग्जाम में इस सेक्शन से क्वेश्चन आता है तो आपका कभी भी गलत नहीं होगा, इन क्वेश्चंस को आप देख लेते हैं ठीक से। नाउ क्वेश्चन नंबर 6 में हम बात करते हैं मल्टीपल स्क्लेरोसिस ट्रीटेड विद विच ड्रग आर अप्रूव्ड। देखो मल्टीपल स्क्लेरोसिस क्या है गाइज, पूरा लेक्चर मेरा उसकी बना हुआ है। एक आपकी ऑटो इम्यून डिजीज है। तो अभी तक हमने जो क्वेश्चन 5 में डिस्कस किया है 1 to 5 ये बताया है कि किस तरीके से हम अपनी ऑटो इम्यून डिजीज को ट्रीट कर सकते हैं। तो सेम वही बात है गाइज जो हम यहाँ पे बात कर रहे हैं आपसे कि ऑटो इम्यून डिजीज को ठीक करने की जो मेथड है, साइक्लोस्पोरिन आपको बताया था, थाइमेक्टोमी भी बताया था और प्लाज्मा फेरेसिस भी बताया था गाइज। तो ये तीनों आपका मल्टीपल स्क्लेरोसिस यहाँ नाम से बता दिया, वहाँ हम जनरल बता रहे थे कि ऑटो इम्यून डिजीज, यहाँ हमने एक ऑटो इम्यून डिजीज का नाम लिख दिया, तो कोई चेंजिंग नहीं है। और वही तीनों थेरेपी हमारे पास है जो हमने ऊपर बताई थी आपको। तो करेक्ट आंसर क्या है? डी। इसका मतलब है कि अब देखिए यहाँ पर थोड़ा डिफरेंस हो सकता है क्योंकि हर एक ऑटो इम्यून डिजीज के लिए ये तीनों टेक्निक काम नहीं आएगी। हाँ इट्स इंपॉर्टेंट कि जो आज हमने जो हम क्वेश्चन 6 में बता रहे हैं कि नाम जो हमने लिखा है मल्टीपल स्क्लेरोसिस, ये बात सही है, इट इज़ ए ऑटो इम्यून डिजीज। इस पर्टिकुलर डिजीज के लिए साइक्लोस्पोरिन, थाइमेक्टोमी और प्लाज्मा फेरेसिस एप्लीकेबल हैं। सो करेक्ट आंसर यहाँ पे डी। इसका मतलब ये नहीं है कि हर एक ऑटो इम्यून डिजीज को ये तीनों मेथड ठीक कर दें, कुछ और भी मेथड हैं और कुछ स्पेसिफिक भी होती हैं। जैसे कि पता चला कि कोई नई डिजीज है उसमें साइक्लोस्पोरिन काम नहीं कर रही है या थाइमेक्टोमी काम नहीं कर रही है, ऐसा भी हो सकता है। बट इन केस क्वेश्चन नंबर 6 में जैसा हमने क्वेश्चन में पूछा कि मल्टीपल स्क्लेरोसिस केस में गाइज आपका साइक्लोस्पोरिन, थाइमेक्टोमी और प्लाज्मा फेरेसिस तीनों ही मेथड जो है वो एप्लीकेबल है। सो करेक्ट आंसर आपका डी। ना क्वेश्चन नंबर 7 में हम बात करते हैं। देखिए हमने सुबह के लेक्चर में बताया था कि ग्रेव डिजीज और मिस्थेनिया ग्रेविस 2 डिजीज होती हैं और ये दोनों ही आपकी ऑटो इम्यून डिजीज हैं। मगर इसके इंपॉर्टेंट एक बात और बताई थी आपको कि ये दोनों एक टाइप की डिजीज है। इसमें क्या होता है, इन दोनों डिजीज में एक पार्टिकुलर आर्गन ही अफेक्टेड होता है, जबकि दूसरी जो होती है वो सिस्टेमेटिक ऑटो इम्यून डिजीज होती हैं। जैसे आपका हाशिमोटो रिमोटॉइड्स बताया था, ठीक है, या ग्वाइटर अर्थराइटिस बताया था, या SLE वाला जो कॉन्सेप्ट बताया था, या हमने APDC वाला बताया था, या हमने आपको IPDC वाला IDDM वाला बताया था। उसमें क्या होता है, मल्टीपल आर्गन अफेक्टेड होते हैं। बट ग्रेव डिजीज और आपका दूसरा जो था मिस्थेनिया ग्रेविस, इनमें एक पर्टिकुलर आर्गन हमारी बॉडी का अफेक्टेड होता है, ठीक है। तो यहाँ पे ध्यान रखना है आपको, ग्रेव डिजीज ट्रीटेड विद विच ड्रग आर अप्रोच। कहने का मतलब यहाँ पे हमें इतना सा बताना है कि ग्रेव डिजीज का जो ट्रीटमेंट होता है इसमें से किस अप्रोच के थ्रू किया जाता है। देखिए यहाँ पे हमने बताया ना थायराइड, तो ये खुद इसमें इस बीमारी में थायराइड अफेक्टेड होती है, तो थायराइड हार्मोन के थ्रू इसका ट्रीटमेंट नहीं करा जा सकता है, क्योंकि हम कुछ भी करेंगे तो हमें ये हार्मोन का सिक्रीशन ही तो ठीक करना है। तो ये हार्मोन का सिक्रीशन ठीक करने के लिए हमें यूज़ करना पड़ती है साइक्लोस्पोरिन और प्लाज्मा फेरेसिस, ठीक है। तो करेक्ट आंसर क्या होगा गाइस? 7 का आंसर हो गया आपका, बताएं 7 का करेक्ट आंसर आपका हो गया गाइस सी, ठीक है। साइक्लोस्पोरिन और प्लाज्मा फेरेसिस दोनों टाइप की जो मेडिसिन है वो आपका यहाँ पे काम करेंगी। इसके बाद अगर हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 8 में, करेक्ट आंसर भी हो गया। क्वेश्चन नंबर 8 में बात करते हैं इन विच आर द फॉलोइंग इज नॉट करेक्टली डिफाइंड इन केस ऑफ थायराइड ग्लैंड। देखिए थायराइड ग्लैंड, एक पॉइंट समझिए, क्वेश्चन को पहले समझिए कि थायराइड ग्लैंड के बारे में कुछ स्टेटमेंट्स हैं और जो 3 डिजीज़ का नाम लिया वो तीनों डिजीज जो है गाइस आपकी थायराइड ग्लैंड से जुड़ी हैं। और सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि उनके सामने उनका एक्सप्लेनेशन लिखा हुआ है, तो आपको ये बताना है कि कौन सा एक्सप्लेनेशन जो है डिजीज़ के करस्पॉन्डिंग सही नहीं है। जैसे ग्वाइटर का सिंपल सा मीनिंग होता है कि थायराइड ग्लैंड जो हमारी होती है उससे रिलेटेड डिजीज। अब इसमें होता क्या है, देखो 2 चीज़ें हो सकती हैं, 4 चीज़ें भी हो सकती है। लाइक ग्लैंड में अगर कोई फिजियोलॉजिकल प्रॉब्लम्स है, ग्लैंड में कोई मॉर्फोलॉजिकल प्रॉब्लम आ गई, ठीक है, या ग्लैंड का डैमेज होना स्टार्ट हो गया, तो ये बहुत सारे तरीके की होती हैं। अब जो ग्वाइटर है गाइस उसमें क्या होता है, ग्लैंड हमारी स्वेल्ड हो जाती है, मतलब इन्फ्लामेशन हो जाता है। इसका मतलब ग्वाइटर का जो संबंध बनाया है बिल्कुल सही है। ग्वाइटर का मतलब थायराइड ग्लैंड पे इन्फ्लामेशन होता है, बिल्कुल सही है। दूसरा पॉइंट है हाइपोथायराइडिज्म। इसका मतलब क्या होगा भाई, इट इज़ ए फिजियोलॉजिकल रिस्पॉन्स, बिल्कुल सही है, क्योंकि हाइपो का मतलब होता है कम और थायराइडिज्म का मतलब जो हार्मोन्स उससे निकले उनका सिक्रीशन कम हो जाता है। उस कंडीशन में जो बीमारी होती है उसे हम बोलते हैं हाइपोथायराइडिज्म, ठीक है। जैसे आपने देखा होगा फीमेल में थायराइड की प्रॉब्लम एक बहुत ही कॉमन प्रॉब्लम्स है। नाउ क्वेश्चन नंबर सेक्शन सी में देखते हैं हाशिमोटो थायराइडिटिस। देखिए इसमें क्या होता है, इसमें जो ग्लैंड होती है हल्के हल्के खत्म होना, खतना से हिंदी में बोलना चाहिए, शुरू हो जाती है, मतलब हल्के हल्के उसमें क्षय होना स्टार्ट हो जाता है, डैमेज होना स्टार्ट हो जाती है, उसे बोलते हैं हाशिमोटो थायराइडिटिस या सेलुलर डैमेज। तो इस तरीके से हमने ये देख रहे हैं कि तीनों जो पॉइंट्स हैं और उनके आगे उनका जो एक्सप्लेनेशन है वो बिल्कुल करेक्ट है ट्रूली। तो करेक्ट आंसर क्या होता है 8 का डी। नाउ क्वेश्चन नंबर 9 में हम बात करते हैं गाइस इन विच आर द फॉलोइंग इज ऑटो इम्यून डिजीज अफेक्ट
प्रिफरेंसली टू वुमेन। तो कोई बहुत ही इंपॉर्टेंट बात बताते हैं, ऑटो इम्यून डिजीज़ जो होती है गाइस वो वुमेन में को थोड़ी सी ज़्यादा, मतलब उनका प्रेफरेंस वुमेन को देते हैं, इतना समझ लीजिए। तो अब कौन सी ने बोला कि ऑटो इम्यून डिजीज है जो प्रेफरेंसली वुमेन औरतों में ज़्यादा होती है, ठीक है। तो हम आपको बता देते हैं यहाँ पे करेक्ट आंसर ई है, क्योंकि अधिकतर डिजीज जैसे इसमें हाशिमोटो थायराइडाइटिस या रेमेटोइड अर्थराइटिस या मल्टीपल स्क्लेरोसिस एंड सेमी सिस्टेमेटिक ल्यूपस एरिथ्रोमेटोसस, ये आपकी 4 ऑटो इम्यून डिजीज़ हैं। और गाइस ये तीनों जो डिजीज, चारों डिजीज़ हैं, ये वुमेन में थोड़ा प्रेफरेंशियल लेवल से होती है, मतलब एज कम्पेयर टू मैन टू वुमेन, तो वुमेन में ज़्यादा होती है, ये बात इंपॉर्टेंट है। तो करेक्ट आंसर आपका ई। नाउ क्वेश्चन नंबर हम 10 में बात करते हैं, इम्यून सिस्टम गो रॉन्ग। काफ़ी इंपॉर्टेंट बड़ा अच्छा क्वेश्चन है गाइस। देखिए इम्यून सिस्टम जो हमारा होता है, ये इम्यूनोलॉजी की शुरुआत है, जो मैं बोल रहा हूँ ये इम्यूनोलॉजी यहाँ से शुरुआत हुई है। इम्यून सिस्टम गो रॉन्ग, गो ऑन रॉन्ग ट्रैक, मतलब गलत रास्ते पे चला जाता है, एंड कुड फोकस इट्स अटैक ऑन सेल्फ एंटीजन इंस्टेड ऑफ रिएक्टिंग फॉरेन एंटीजन्स। क्वेश्चन आपकी समझ में आ गया होगा कि कभी कभी इम्यून सिस्टम हमारा रॉन्ग डायरेक्शन में चला जाता है, मतलब कि वो बाहर की जो एंटीजेंस या जो केमिकल हमारी बॉडी में एंट्री कर रहे हैं उन पे अटैक ना करके अपनी खुद की सेल्फ की एंटीजन को अटैक करना शुरू कर देता है। और इस कंडीशन को हम क्या बोलते हैं, हॉरर ऑटोटॉक्सिकस बोलते हैं, हॉरर ऑटोटॉक्सिकस बोलते हैं। और इसे सबसे पहले जो रियलाइज़ करा था किस साइंटिस्ट ने देखा था कि कभी कभी बॉडी में ऐसा भी होता है, तो गाइस इसे सबसे पहले रियलाइज़ किया था पॉल एलरिक ने, ठीक है। करेक्ट आंसर आपका बी। नाउ क्वेश्चन नंबर 11 में हम बात करते हैं ऑटो इम्यून डिजीज या डिजीज विच इज मीडिएटेड बाय स्टिमुलेटिंग आर ब्लॉकिंग द ऑटो एंटीबॉडी। देखिए सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या कह रहा है कि एक ऑटो इम्यून डिजीज़ है, जिसमें जो हुई कैसे है, इसलिए हुई है क्योंकि उसने जो था, जो उनकी खुद की एंटीबॉडी थी, मतलब ऑटो एंटीबॉडी बॉडी खुद की एंटीबॉडी थी, उनकी किसी से एसोसिएशन होना था, वो एसोसिएशन ना होकर ब्लॉक कर दिया गया, या उसके एसोसिएशन को थोड़ा सा ज़्यादा स्टिमुलेट कर दिया गया। मतलब एक चीज़ जो नॉर्मल हो रही थी वो नहीं हो रही, या तो ब्लॉक कर दिया गया या उन्हें ज़्यादा से ज़्यादा मतलब उनसे एसोसिएट करने के लिए स्टिमुलेट कर दिया गया। उन दोनों कंडीशन में वो प्रॉब्लम होती है, उस प्रॉब्लम का नाम क्या है, किससे, एंटीबॉडी से, ठीक है। क्वेश्चन को समझने की फिर से एक बार कोशिश करें कि एंटीबॉडीज़ की किसी से ब्लॉकिंग होना थी और वो ब्लॉकिंग को रोक दिया गया, ठीक है। तो कौन सी डिजीज़ होगी हमें, क्वेश्चन नंबर 11 का करेक्ट आंसर है गाइस बी, मैस्थेनिया ग्रेविस डिजीज़ होगी। ऑटो इम्यून ऑटो एंटीबॉडीज़ का किसी पर्टिकुलर उसके जो रिसेप्टर प्रेजेंट थे जिनसे वो एसोसिएट कर रहा था उनसे उसका ब्लॉक कर दिया गया। उस केस में हमें जो बीमारी होगी, जो सिंड्रोम होगा, वो मैस्थेनिया ग्रेविस, जो कि ऑटो इम्यून डिजीज़ है। करेक्ट आंसर क्या हुआ आपका बी। काफ़ी इंपॉर्टेंट टर्म आया एक, देखिए एनर्जी जैसे हम बोलते हैं फिजिक्स में होता है, यहाँ पे ध्यान रखना गलत नहीं लिखा बल्कि सही टर्म है एनर्जी, ANERG। इसका मतलब क्या होता है, सिंपल आपसे मैं पूछ रहा हूँ, इसका मतलब मैंने बता दिया आपको डी होता है। डी का मतलब ये 3 जो स्टेटमेंट है तीनों ठीक हैं। देखिए एज पर रूल क्या होना चाहिए कि हमारी बॉडी में अगर कोई चीज़ एंट्री कर रही है बाहर से, कोई बैक्टीरिया हमने खाने के साथ खा लिया सपोज कर लीजिए, उस केस में हमारी बॉडी की एंटीबॉडी जो होती है उसे पकड़ लेंगी और उसे बाहर एक्सपेल कर देंगे, मार के वो हमारे फीकल मैटर के थ्रू चला जाएगा, ये होना चाहिए। बट कभी कभी क्या होता है कि हमारी बॉडी में एंटीजन तो चली जा रही हैं, उन्होंने जब वहाँ जाके खुद को बताया कि वो बाहर ही हैं, हमारे सिस्टम ने उसे आइडेंटिफाई भी कर लिया, बट उन्होंने कोई रिस्पॉन्स नहीं करा, ठीक है। उस कंडीशन में, उस दशा को, उस अवस्था को हम एनर्जी बोलते हैं, ठीक है। पहला पॉइंट ये बात भी ठीक है। दूसरा पॉइंट देखिए क्या है, ए फॉर्म ऑफ टॉलरेंस ओरिजिनेटेड ड्यू टू इंजेक्शन ऑफ टैलरोजिन। ये गलत नहीं लिखा है, सही लिखा हुआ है टैलरोजिन। टैलरोजिन पहले समझिए होते क्या है कि देखिए क्यों उन्होंने रिस्पॉन्स नहीं करा, ऑप्शन ए में देखा कि उन्होंने अनरिस्पॉन्सिव रहे वो, क्यों, क्योंकि उन्होंने लगा कि वो ऑलरेडी उसे टॉलरेट कर लेंगे, जो बाहर से आया है पैथोजन वो उनका कुछ नहीं बिगाड़ सकता, वो ऑलरेडी उसके साथ टॉलरेट हैं कि अगर वो आके कुछ भी करेगा वो कुछ उनकी बॉडी में कुछ असर नहीं हो सकता। इसलिए उनका डिफेंस सिस्टम जो होता है वो कहता है अरे आराम से बैठे रहो, कुछ हमें करना नहीं, ये तो ऑलरेडी हमारा कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा, इतना ताकत तो हम बिना कुछ करे हुए इसे न्यूट्रलाइज कर देंगे, तो वो कोई रिस्पॉन्स नहीं करते, ठीक है। तो आपका जो एनर्जी का मतलब होता है ए फॉर्म ऑफ टॉलरेंस, एनर्जी जो एनर्जी वर्ड है उसका मतलब है ए फॉर्म ऑफ टॉलरेंस ओरिजिनेटेड ड्यू टू इंजेक्शन ऑफ टैलरोजिन। जब हमारी बॉडी में टैलरोजिन लगा दिया जाता है, ऑलरेडी हमें इतना ज़्यादा वो कर दिया जाता है, तो हमें फिर अब उसका बार बार उसके लिए हम रिस्पॉन्स नहीं करते, मतलब हम अनरिस्पॉन्सिव हो जाते हैं, उस कंडीशन को बना जाता है एनर्जी, ठीक है। अच्छा, तीसरे स्टेटमेंट में क्या किया है हमने, टैलरोजिन को डिफाइन कर दिया है कि एन एंटीजन, एक टैलरोजिन क्या होता है, देखिए टैलरोजिन टर्म क्या होता है इसे समझिए, एक क्या है, ये एंटीजन है, पहले ये ध्यान रखिए, टैलरोजिन क्या है, एंटीजन, इसका संबंध बना दिया। कौन से एंटीजन, जो टी सेल पे प्रेजेंट होते हैं विदाउट अप्रोप्रिएट एंड
स्टिमुलेशन रिजल्ट इन टॉलरेंस एंड सच एंटीजन कॉल्ड, मतलब ये टी सेल में प्रेजेंट हो जाता है। प्रेजेंट का मतलब जब ये बाहर से हमारी बॉडी में एंटर कर जाते हैं तो टी सेल पे प्रेजेंट करते हैं, टी सेल के सामने आ जाते हैं, इनका आमना सामना हो जाता है। उसके बाद क्या होता है, टी सेल इनके अगेंस्ट कोई भी एक्शन नहीं लेती है। क्यों नहीं लेती है, उसे पता है ये कुछ नहीं कर पाएंगे। उस कंडीशन में क्या होता है कि हम इस पर्टिकुलर एंटीजन के लिए ऑलरेडी टॉलरेंस है, बिना कुछ किए हम टॉलरेंस रखते हैं, तो इस एंटीजन को हम क्या बोलते हैं, टॉलरोजेंस, क्योंकि ऑलरेडी मतलब सेल्फ हम इसके खिलाफ टॉलरेंस रखते हैं। तो आपने यहाँ पे डिफाइन कर दिया एंटीजन ही टॉलरोजेंस होते हैं। और एनर्जी का टर्म जो मीनिंग है वो ए और बी दोनों में डिफाइंड है, ठीक है। और डी ऑप्शन है ऑल ऑफ दी एबव। तो भाई ये तीनों ही टर्मिनोलॉजी ठीक है, इसमें जो लिखा है बिल्कुल सही है। ए और बी में आपको एनर्जी वाली अवस्था को डिफाइन किया गया है और सी में हमने डिफाइन किया कि टॉलरोजेंस क्या होते हैं, ठीक है गाइज। नाउ क्वेश्चन नंबर 13 में हम बात करते हैं, इन विच ऑफ द फॉलोइंग मोस्टली अफेक्टेड दी हाशिमोटो थायराइडोसिस। देखिए अभी हमने 3 डिजीज आपको बताई थी थायराइड से, अब ये चौथी डिजीज है। आप देख सकते हैं बात दोबारा से, उसमें हमने आपको ये वाली डिजीज बताई थी नहीं बताई थी, हाँ बताई थी। थर्ड सी ऑप्शन देखिए गाइज, ये थी ना, ये हमने किया था सेलुलर डैमेज था। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 13 में देखते हैं क्या था ये। इसमें ये पूछा गया है कि इनमें चाहती फॉलोइंग मोस्टली अफेक्टेड, देखो मोस्टली टर्म आया फिर वही बात आई, मैंने बताया ना मोस्टली ऑटोइम्यून डिजीज फीमेल में ज़्यादा होती हैं, बस सिंपल। मोस्टली अफेक्टेड बाय दी हाशिमोटो थायराइडिटिस। अब ऑप्शन क्या दिए, मैन में तो होना ही नहीं है भैया, और गर्ल्स में नहीं होंगी। अडल्ट क्या मतलब, दोनों का अडल्ट है, गर्ल्स और बॉयज इसमें भी नहीं होंगी। जो मिडिल एज वुमेन होती है ना उनमें ये डिजीज़ होने के ज़्यादा चांसेस होते हैं। हाशिमोटो थायराइडिटिस से आपकी मिडिल एज मतलब 40-45 साल की जो फीमेल्स होती हैं वो अफेक्टेड होती है, ठीक है। तो आप ध्यान रखना, बड़ा क्रिटिकल क्वेश्चन होता है इसे, मिडिल एज वुमेन। नाउ क्वेश्चन नंबर 14 देखिए क्या है, रिसेप्टर एडिटिंग एक बहुत अपने आप में फीचर है, ठीक है। तो ये फीचर कौन सी सेल का है आपको इतना सा बताना है। रिसेप्टर एडिटिंग इज ए करेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ द बी सेल, टी सेल, मोनोसाइट और आरबीसीज का। तो करेक्ट आंसर आपका है ए। ये जो हमारी बी सेल होती है जो प्लाज्मा सेल बनाती है, प्लाज्मा सेल क्या बनाती है, एंटीबॉडी बनाती है, उन सेल का करेक्ट होता है रिसेप्टर एडिटिंग। क्वेश्चन नंबर 4 गाइज, ये क्वेश्चन आपको ध्यान रखना है, रट लें चाहे, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन गाइज, आपको बिल्कुल 100% क्वेश्चन निकलेगा यहाँ से। देखिए क्या बताना चाह रहा हूँ, मैंने आपको लेक्चर के शुरू में बताया कि 5 टाइप की आपकी बॉडी में हाइपर सेंसिटिव रिएक्शन होती है, जिनके नाम हम देते हैं 1, 2, 3, 4 और 5, ठीक है गाइज। इस तरीके से 5 रिएक्शन हमारी बॉडी में होती हैं। तो इसमें पहला अब हमने जो पॉइंट दिया है कि एंटीबॉडी मीडिएटेड डिस्ट्रक्शन ऑफ द सेल्स। जब हमारी बॉडी में एंटीबॉडी किसी सेल का डिस्ट्रक्शन करती है तो उस टाइम कौन सी हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन होती है, बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है, इतनी सी बात ध्यान रख लें। एंटीबॉडी मीडिएटेड डिस्ट्रक्शन ऑफ सेल, जब हमारी एंटीबॉडी किसी सेल को डिस्ट्रॉय करती हैं, चाहे वो बाहर की सेल हो या हमारी अंदर की सेल हो, कोई प्रॉब्लम नहीं, मगर इन्हें कहा कि सेल्स को डिस्ट्रक्शन स्टार्ट करती है, उस टाइम जो हाइपर सेंसिटिव रिएक्शन होती है वो कौन सी टाइप की होती है, पहली, दूसरी, तीसरी और चौथी। तो गाइस इसमें सिंपल से हमने सीक्वेंस वाइज अरेंज भी कराया है कि जो 4 क्वेश्चन है वो चारों एक तरीके करें, पहले का आंसर 1 है, दूसरे का 2, तीसरे का 3, चौथे का 4। तो करेक्ट आंसर क्या है, ए। टाइप 1 हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन होंगी जब एंटीबॉडी मीडिएटेड सेल डिस्ट्रक्शन होगा। अब देखिए दूसरा क्वेश्चन क्या है, टिश्यू इंजरी जब होती है गाइस, ठीक है, उस टाइम कौन सी रिएक्शन होगी। टिश्यू इंजरी में जो होता है गाइस, देखिए पहले सेल थी तो सेल का नंबर 1 होता है, सेल के बाद टिश्यू बन जाता है, ऐसे भी ध्यान रखते हो, टिश्यू 2। तो करेक्ट आंसर क्या होगा, बी, क्योंकि सेल के बाद टिश्यू आता है तो हाइपर टाइप 2 हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन। क्वेश्चन नंबर 16 का आंसर बी। अब इसके बाद देखते हैं, अब डिजीज हो गई कोई हमें जैसे इन रीमेटॉइड अर्थराइटिस, एक पर्टिकुलर ऑटोइम्यून डिजीज है, अटैक ऑन जॉइंट्स। ये कहाँ अटैक करती है, हमारे जॉइंट्स पे, जो हमारे घुटने वगैरह हाथों के जॉइंट्स होते हैं वहाँ पे। इन दिस ऑटोइम्यून डिजीज IgM और IgG ये दोनों बहुत ही इंपॉर्टेंट एंटीबॉडीज होती हैं, इम्यूनोग्लोबिन्स कह सकते हैं। इनके जो कॉम्प्लेक्सेस होते हैं वो हमारे जॉइंट पे इकट्ठे हो जाते हैं। उसके बाद ये क्या करते हैं, एक्टिवेट करते हैं एक कैस्केड का मतलब होता है एक पाथवे, ठीक है, और उस पाथवे का स्टार्ट होना रिजल्ट होता है कौन से हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन निकलेंगी, तब ये ध्यान रखना है। आपको सिंपल सा बताया कि रूमेटॉइड अर्थराइटिस जो होती है वो किस टाइप की हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन होती है, ऐसे भी क्वेश्चन आ सकता है। तो इसमें आपके तीसरा क्वेश्चन है, इसे ध्यान रखना है, करेक्ट आंसर होगा आपका 17 का सी। देखो मैंने बहुत अरेंज क्वेश्चन करे जिससे आपको ध्यान है, सेल में 1, टिश्यू में 2, अर्थराइटिस मतलब डिजीज हो गई तो आपके 3। अब देखिए चौथा डिजीज कौन सी है, ये भी अर्थराइटिस है, ये रूमेटॉइड था, ये आपका हाशिमोटो है। हाशिमोटो में देखिए हाशिमोटो बाद में आया, ये समझ लीजिए इसमें चौथा वाला होगा, ठीक है। हाशिमोटो अर्थराइटिस ये आपकी 4th टाइप 4 हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन है। आपको बहुत अरेंज करा है जिससे कि आपका क्वेश्चन गलत ना हो और याद करने में बड़ा आसानी रहे। रूमेटॉइड कॉम्प्लेक्स नेम है तो 3rd वाला, और हाशिमोटो अर्थराइटिस सिंपल था 4 हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन, ठीक है, दोनों में अर्थराइटिस टर्म आता है।
अब क्वेश्चन नंबर 19 में मैं बात कर लेता हूँ, जनरली विच सेल कंसीडर एज मेन कल्प्रिट ऑफ ऑटो इम्यूनिटी। ऑटो इम्यूनिटी देखिए सिंपल सी बात है, हमारी बॉडी में बाहर से कोई चीज़ एंट्री कर रही है तो हमारी सेल्स उसे किल कर देती है, मतलब एंटीबॉडी बनाती है, तो उस पूरी हम अपने सिस्टम को क्या बोलते हैं, ऑटो इम्यून सिस्टम बोलते हैं। तो ऑटो इम्यूनिटी के लिए जो सबसे मेन सेल है वो कौन सी होती है हमारी बॉडी में, सिंपल सी बात है, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन, टी सेल होती है। और इसके बाद हम क्वेश्चन बताते हैं कि इन विच आर द फॉलोइंग फील्ड इज कंसर्न विद टर्म एनर्जी। देखो ऑलरेडी हमने क्वेश्चन बता रखा है, मगर क्वेश्चन एग्जाम में ऐसे ही पूछा गया, ये टर्म जो है किस फील्ड का है, डाइजेशन में आता है, रेस्पिरेशन में आता है, एक्सक्रीशन में आता है, या इम्यूनोलॉजी में आता है, सेल्फ डिफेंस जिसे हम बोलते हैं गाइज। तो आपका आंसर क्या होगा, डी। तो इस तरीके से गाइज आपने ये 20 क्वेश्चन देखे, मेरे अकॉर्डिंग क्वेश्चन यहीं से आ जाएगा। इसके बाद मैं अभी आपको इम्यूनोग्लोबिन पे भी बात करूँगा लेक्चर 3 में। और थैंक यू वेरी मच गाइज।